चर्चा इस बात की कि हमें स्नेक चार्मर्स का देश क्यों कहा जाता है। आफ्टर पोस्टन उन्होंने कवर पेज पर भारत को स्नेक चार्मर्स की फोटो के साथ रिप्रेजेंट डेड इकोनॉमी जैसे रिमार्क हमें दे दिए गए। आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों ने बकायदा अपने क्लब्स के बाहर लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आपको सपेरा दिखाने की क्या आवश्यकता थी? आप भरतनाट्यम नृत्य में भी दिखा सकते हैं कि सपेरे दिखाए गए। अंकित, सबसे पहले तो मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि हमने भारत की सही छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए या उस दिशा में कोई काम नहीं। अब देश की तरक्की है। नहीं, मैं उस पर एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज द डिप्लोमेटिक डेस्क में चर्चा इस बात की कि हमें स्नेक चार्मर्स का देश क्यों कहा जाता है। यह कहने के पीछे हमसे कोई जलता है या वाकई में हमारे कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें इसी कारण से पहचाना जाता है। हर देश की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। हमारे देश के अंदर तमाम प्रकार की विविधताएं हैं, लेकिन क्यों विदेशी मीडिया हमें केवल इसी चश्मे से देखता है। यह चर्चा आज मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नॉर्वे के लगभग 150 साल पुराने अखबार ने, सबसे प्रतिष्ठित अखबार ने, भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अपने मेन कवर पेज पर, जिसका नाम है आफ्टर पोस्टन, उन्होंने कवर पेज पर भारत को स्नेक चार्मर्स की फोटो के साथ रिप्रेजेंट किया प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को। इस रिप्रेजेंटेशन में कोई नयापन नहीं था। जब मैं ये शब्द बोलता हूं नयापन नहीं था, तो इसका मतलब है कि ऐसा पहले भी दोहराया गया है। सेम यही हरकत स्पेन के एक अखबार के द्वारा वर्ष 2022 के अंदर की गई। ठीक इसी प्रकार की एक हरकत हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के बारे में और चाइना के बारे में हेल होल शब्द को किसी और के पोस्ट से निकालकर सिग्निफाई कर दिया कि साहब मैं तो कुछ वैसा ही मानता हूं। उससे कुछ समय पहले डेड इकोनॉमी जैसे रिमार्क हमें दे दिए गए। और ये एकाध घटना नहीं है। अगर आप हल्का सा भी आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों ने बकायदा अपने क्लब्स के बाहर लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारत को स्नेक चार्मर कहना, कुत्तों का और भारतीयों का भारत में ही रह रहे अंग्रेजों के कार्यालयों में प्रवेश ना होना, ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतया अनउत्तरित रह जाते हैं और भारतीयों के मन के विश्वास को अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। यह विश्वास कचोटा जाता है कि यार अल्टीमेटली हम कहां सुधार करें और हमारी इस इमेज के पीछे जिम्मेदार कौन है। इसी को ही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास इस पैनल में दो मुख्य मेहमान हमारे साथ हैं। श्री अचल कुमार मल्होत्रा जी, जो पूर्व राजदूत हैं, और हमारे साथ हैं मैम अंशु जोशी जी, जो जेएनयू की प्रोफेसर हैं। आप अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार इस विषय पर साझा करेंगे और हम और आप इस विषय को इस तरह से आगे लेते हुए चलेंगे। अगर कोई चीज क्रिटिकल होकर के बताई भी जा रही है, यानी कि आपको क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव रूप से लेना है, इस बात में क्या मायने हैं वो अपने कंक्लूसिव रिमार्क में हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मैम, पहले मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आपसे पहले, कैमरे से पहले चर्चा आपसे काफी हुई जी। ये जो बातें मैंने अभी अपने शुरुआत में कही, इस पर आप अपनी टिप्पणी क्या देना चाहेंगी? क्या है ये? मतलब हमारे लिए जानबूझकर नीचा दिखाने का प्रयास या वाकई में हम हैं, हम बस देखते नहीं हैं? नहीं अंकित, यदि इस तरह का एक कार्टून आता है जिसमें भारत को स्नेक चार्मर्स का देश बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, तो उसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो यदि हम 1947 के पहले के इतिहास को देखें और जिस तरह से कॉलोनियलिज्म ने पूरे विश्व में पैर पसार रखे थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, किस तरह से कॉलोनीज बढ़ाई जा सकें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में, इसी को लेकर के लड़े गए, अपनी टेरिटोरी के विस्तार के लिए लड़े गए। तो एक ये तमाम जो पश्चिम के देश थे, ये तमाम जो रेसिस्ट देश थे, इन्होंने हमारे जैसे भारत जैसे देशों की जो एक एंशियंट संपदा और ज्ञान था उसको नकारते हुए हमारी एक छवि गढ़ने का प्रयास किया। और यहीं से जो आपने तमाम उदाहरण दिए, जब ब्रिटिश राज भारत में चला तो किस तरह से हमें डिमीन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के संदेश लगाए जाते थे। अब देखिए, हमारे जो राजे महाराजाओं की ड्रेस थी वो दरबानों को पहनाई जाने लगी। तो ये जो तमाम ये कृत्य होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकली किसी को डिमीन करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है अंकित, और वो ये है कि जब 1947 के बाद हम स्वतंत्र हुए,
पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, हम अपनी किस प्रकार की छवि गढ़ना चाह रहे थे। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय नेहरू, ये जो स्नेक चार्मर्स वाले देश की हमारी छवि बनी है, इसके पीछे तो वो उत्तरदायी हैं। क्योंकि जब बाहर से डेलीगेट्स आते थे तो वो उन्हें क्या दिखाते थे, वो उन्हें सपेरा और सांप और वो किस तरह से बीन बजा रहा है। आप यदि इस तरह की पिक्चर्स दिखाएंगे, आप यदि इस तरह के उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, आप उनको हाथी दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या छवि लेके गए हमारी। आप उनको हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, हमारे स्पेस प्रोग्राम के बारे में बता सकते थे, हमारे किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की प्लानिंग है उसके बारे में बता सकते थे, हमारे वैज्ञानिकों के साथ बैठा सकते थे। तो आपने जो ये तमाम पश्चिम के शक्तिवान देश जो पहले ही जिनके कि हम एक उपनिवेश रहे हैं। एक काउंटर है जी, जो आपने अभी कहा कि उन्हें क्या दिखाया गया। हाँ। सामान्यतया आज भी जब भारत के प्रधानमंत्री जैसे हाल ही में जब यात्रा पर गए तो कुछ भारतीय जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने भारतीय कल्चर में उनका स्वागत किया। बिल्कुल। हो सकता है कोई उन्हें देख करके उनके डांस के अंदाज को, उनके जिस तरह से ग्रीटिंग करने के अंदाज को लेकर के वो अपने दिमाग में कोई पिक्चर बनाए। जहां तक बात आई नेहरू जी की, नेहरू जी ने देश के अंदर अगर स्नेक चार्मर्स ही दिखाए कि देखो हमारे देश में सांप को भी दुम्बी से नचा देते हैं, लेकिन उसी दौर में नेहरू जी ने ही देश में आज़ादी के बाद जिन जिन चीज़ों की बातें आपने कही, चाहे आपने एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात कही, इसरो की कही, IITs की कही, इनके भी कहीं ना कहीं वही सूत्रधार थे। जो शुरुआत हो रहा है, मैं इस बात को इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जब आप बात बोलेंगे तो ऑडियंस के मन में काउंटर क्वेश्चन चलेगा। तो ऐसे में जिस देश के अंदर इस तरह की चीजें उस समय स्थापित हो रही हैं, लेकिन दिखाने के लिए आपके पास अपनी कल्चर होती है, कल्चर की एक डाइवर्सिटी। जैसे हम गणतंत्र दिवस की परेड में बहुत सारी झांकियां राज्यों की सजाते हैं। बिल्कुल। कुछ राज्यों की झांकियों को देखकर फॉरेन से आया हुआ कोई भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कुछ पिक्चर्स बना सकता है कि यार ये तो कैसे डांस करते हैं, ये कैसा पहनते हैं, इनके यहाँ इतना रूढ़िवाद है। तो आज के प्रधानमंत्री अगर ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं, धीरे धीरे होता हुआ क्या पता आप इतने डेवलप हुए हो, उस समय आपके पास शोकेस करने के लिए यही रहा हो। इस पर आप थोड़ा सा नहीं, शोकेस करने के लिए तो बहुत कुछ था। यदि हम अपनी सांस्कृतिक संपदा पर जाएं, भारत वो देश रहा है अंकित जिसने विश्व में सबसे पहले सर्जरी की शुरुआत की। चरक ने 3rd BC में शल्य चिकित्सा कर दी थी। भारत वो देश रहा है जिसने पूरी दुनिया को जिंक की स्मेल्टरिंग सिखाई है, स्टील बनाना सिखाया है। भारत वो देश रहा है जब ऐसे ऐसे देश जहां पर रेगिस्तान और समंदर बह रहे होंगे, जहां पर आज उनके विश्वविद्यालय हैं, वहां तो हमारे यहाँ पर तब वल्लभी था, हमारे पास तक्षशिला था, हमारे पास नालंदा था। दूर दूर से ज्ञान की खोज में यहाँ पर ज्ञान पिपासु ऐसे रिसर्चर्स आते थे अलग अलग देशों से, कॉन्टिनेंट से, जो यहाँ के रिसर्च करते थे। सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी हमारे पास नालंदा में। तो मेरा ये नहीं, मेरा ये कहना है अंकित कि जब आपको अपने देश की छवि गढ़नी है, आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो आपको सपेरा दिखाने की क्या आवश्यकता थी? आप भरतनाट्यम नृत्य में भी दिखा सकते हैं कि सपेरे दिखाए गए थे। इनके प्रमाण हैं, ये सारे प्रोग्राम्स करवाते थे नेहरू जी। इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो उन्होंने जितने फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आए, आप ये मानते हैं कि देश की आजादी के बाद ही नेहरू जी ने दिखाया? उससे पहले अंग्रेजों ने जब 250 साल शासन किया, बिल्कुल उस समय उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी और वो नेहरू जी से ड्रिवन थे। अंग्रेज जो कुछ कर रहे थे वो तो अपनी मानसिकता से कर रहे थे, और क्या पता वही मानसिकता कैरी फॉरवर्ड की गई हो। नहीं, तो आपको अंग्रेजी मानसिकता से आपको तो भारतीय मानसिकता रखनी चाहिए थी ना। यदि मुझे कोई प्रेशराइज करके मेरी एक रॉन्ग छवि, मेरी इमेज गढ़ने का प्रयास करता है, तो ये अब मेरा उत्तरदायित्व है कि जब मेरे पास शक्ति है तो मैं अपनी उस छवि को सही करने का प्रयास करूं। जब मैं अंग्रेज हमारे पास थे, मैं आपके साथ इस डिस्कशन को लंबा ले जा रहा हूं, सर को भी इस लेवल पे दूंगा, लेकिन मैं इस बात में चूंकि एक क्वेश्चन के साथ छोड़ दे रहा हूं। अंग्रेज जब यहाँ थे 250 साल के शासन में, उससे पहले भी उन्होंने वो एज देखी थी भारत की जब कई विदेशी तरह के आक्रांता, मुगल आए, तुर्क आए, मंगोल आए भारत में। जिस भारत को उन्होंने देखा था वो पहले ही कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर संघर्ष में था। जिस दौर में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, हम उस समय जिस यूनिफाइड फेज में आज अपने आप को देखते हैं, उतने यूनिफाइड भी नहीं थे। पर संस्कृति के धागे ने हमेशा पूरे भारत को एक सूत्र से बांट के रखा हुआ था। यही कारण है कि आज भी हम सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने आप को इसीलिए कहते हैं। ये तो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ अलग अलग राज्य रहे हैं, पर भारतवर्ष तो एक रहा है ना अंकित। ठीक है, ये बात सर जब मैम ने बात बोली, मैं इस बात में एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। ठीक है, ऐतिहासिकता हर देश की है, लेकिन आजादी के बाद आप खुद से ड्राइव करते हैं कि किस दिशा में जाना है। और इसके लिए मैं कई बार दर्शकों के सामने एक रेफरेंस भी रखता हूं, और वो जापान का है।
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान की दुनिया के सामने एक बहुत क्रूअल इमेज हुआ करती थी। एक ऐसी इमेज कि इन्होंने युद्ध बंधकों पर जितने प्रयोग किए और जितने प्रकार की प्रताड़नाएं की, जापानी दुनिया में सबसे निर्दयी लोगों के रूप में ट्रीट होने लगे थे। लेकिन विश्व युद्ध के तुरंत बाद शांति का ऐसा अवतार उन्होंने शो किया कि आज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो सेकंड रैंक पर खड़े हैं कि अगर जापानी पासपोर्ट है तो दुनिया के लगभग 180 देश उन्हें बिना वीजा के एंट्री दे देते हैं। यार आप लोग बड़े सभ्य हैं, अपनी जो भी नीतियां हैं वो बड़ी सभ्य हैं। ये सब बात 1945 के बाद जापान ने की और आज वो दुनिया के सबसे सांस्कृतिक देशों में से एक, मतलब उनकी जो पद्धतियां हैं उनको लोग पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये जापान है और इस तरह से सीखना चाहिए। हम भारत के लोगों ने कौन सा रास्ता गलत ले लिया? इतिहास को कोसना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा हमारी आज़ादी के बाद क्या हमने गलत किया हमारी संस्कृति को लेकर कि आज़ादी के बाद हम अपनी इमेज को बदल नहीं पाए? अंकित, सबसे पहले तो मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि हमने भारत की सही छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए या उस दिशा में कोई काम नहीं किया। ओके। मैंने 35 साल डिप्लोमेटिक सर्विस में रहा हूँ। इंडिया को प्रोजेक्ट करने में मेरा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। आपका ध्यान मैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जैसी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ दिलाना चाहूँगा। गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट की इमेज प्रोजेक्ट करती है। आज भारत अगर दुनिया में जाना जाता है तो ये सिर्फ स्नेक चार्मर या साधु, आपने साधु नहीं जोड़ा, पहले जो ट्रेडिशनली इंडिया को अ लैंड ऑफ साधुज एंड स्नेक चार्मर्स बताया जाता है। और अगर हम ऐसे इस डिबेट में अगर पड़ जाएं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, तो मुझे लगता है हम भटक जाएंगे। ठीक बात है। फिर मुझे ये सवाल ना पूछना पड़ेगा कि हम जो कुंभ को प्रोजेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में हेरिटेज के रूप में, कल्चरल कुंभ में तो क्या दिखता है आपको? साधु, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं, देखने वाले सिर्फ साधु देखते हैं। राख लपेटी हुई, नंग बुनंगे पैदल चले जा रहे हैं। कौन समझाएगा उसको? उसके पीछे समझाने के लिए, ये समझने के लिए बहुत वो चाहिए आपको। दे विल पिक अप ओनली, आप फेथ चाहिए इस बात में कि मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो वो तो ये कहना कि ये प्रोजेक्शन गलत थी या ये प्रोजेक्शन, भारत की क्लासिकल डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूजिक इतनी अप्रिसिएशन है यूरोप में, और ये आज से नहीं हुई है, सालों साल से हुई है। बॉलीवुड तो चलिए अपने दम पे हुआ, फिर उसमें भी बाद में सरकार ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। और उसके अलावा आपका कुजीन, आप सॉफ्ट पावर के सभी एलिमेंट्स को ले लीजिए, ये कल परसों से शुरू नहीं हुए। मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा ही नहीं कि बीजेपी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। हम भटक जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, भटक जाएंगे। ठीक बात, हम भटक जाएंगे बिल्कुल। ठीक। और ये भी गलत है कि नेहरू जी, और सबसे बड़ी बात ये मुझे बताइए कि स्नेक चार्मर होने में बुरा क्या है? व्हाट इज नेगेटिव अबाउट इट? हम तो दुनिया को चार्म कर रहे हैं भाई। अगर पूरी दुनिया में सांप घूम रहे हैं तो हम उसको चार्म करके उसको बांध सकते हैं। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन दीजिए इसकी आप। बट बहरहाल हकीकत ये है कि वेस्टर्न माइंडसेट में अभी भी कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, अगर रेसिज्म नहीं होता तो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी कैंपेन थोड़ी होती, हो रही है ना वहाँ। लेकिन वो अपने घर में नहीं झांकते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट की आर्म जो है हर साल रिपोर्ट्स निकालता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसमें वो अपनी तरफ से अब पूरी दुनिया की असेसमेंट करता है। और अमेरिका की असेसमेंट करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे कि बता कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। ये भी तो देखो। एक बात जो मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, हकीकत ये है, आप इसको इस तरह से समझिए कि भारत की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई। चूँकि मैं हिस्सा रहा हूँ इस प्रोसेस का, इंडिया की बेस्ट इमेज को प्रोजेक्ट करने का एज फार एज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज कंसर्न। बाकी जो इमेज बदलनी शुरू हुई है वो हुई है जब से हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जब हम दुनिया के पटल पे आए, तब से हमारी इमेज में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बीच में रोक जी, मुझे ना मेरी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछना है। सवाल ये कि आज हमें किसी ने स्नेक चार्मर किया, आज अपने इस महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बन गया। आप जैसे प्रबुद्धजीवी बैठकर हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पूरे टाइम इसके डिस्कशन पर टाइम वेस्ट कर रही है या फिर समझिए कि सबको अपलिफ्ट कर रही है, जो भी काम हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सर इसमें बना रह जाता है, वो ये, आज़ादी के बाद जो हुआ सो हुआ, आज भी हमारी किताबों में
हमें किसी ने कैसे देखा, हम पॉलिटी बात करते हैं तो पॉलिटी के 4 दार्शनिक सुनो हमारे बारे में इन लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। हमारे हिस्ट्री के बारे में आएंगे तो फायान आया था, उसने ऐसा कहा, उसने हमारे बारे में ये सोचा, सुनो हमारे बारे में ये लिखा। किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है कि हमें किसी और ने कैसे देखा। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान के बारे में राजस्थान की अधिकांश टेक्स्ट लिखती है ऐसे कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। राइट। मतलब हम लोग जब किसी और की थॉट को इतना एंडोर्स कर रहे हैं कि हमारी एकेडमिक्स में किसी एक व्यक्ति को लोग गूगल करके पढ़ने लगते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड था कौन। विदेशी, एक विदेशी था, कर्नल था, आपके यहां आकर के बैठा था, कोर्टियर बन गया था, वो बोल रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं कि देखो वो ऐसा बोलता था। हमारे देश के अंदर ना जाने कितने बुद्धिजीवी विवेकी पुरुष हुए, उनकी किसी बात को हम कोट तक करने से शर्माते हैं। ये मानसिकता आजादी के बाद नहीं आई है, हम बहुत लंबे समय से इसे ढोते आ रहे हैं। मेरा सवाल वहीं खड़ा है, हम आजादी के बाद इसे बदल सकते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात पे आ गए ना, नहीं कि ये आपका जो कंटेंट्स की बात पे आ गए। मैं आ गया तो इस बात पे कि हाँ, नजरिया जो है ना, वो किताबों में भी हमने विदेशियों का लिया। नजरिया बनता कैसे है? आप जैसे दिखाते आप जैसे हैं, पढ़ाएंगे, जैसे हाँ, दिखाएंगे, हाँ, उसी तरह नजरिया बनेगा। तो गलती तो वहां हुई ना कि आपका जो कंटेंट है वो गलत है। अब वो किसने गलत किया, किसने आगे नहीं सुधारा, सरकारें तो बदलती रही, तरह तरह की सरकारें आती रही, तो बहुत से लोगों को मौका मिला था, बदल दीजिए ना उसको, उस कंटेंट को बदलिए। हाँ, अपने लोगों को लाइए, अपने लोगों की बातें रखिए सामने, लेकिन वो भी फिर एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अब आप आपके मेन मुद्दा पे आ जाते हैं, साधुज एंड स्नेक चार्मर्स की बात जो कर रहे हैं, इसके पीछे 2-3 चीजें। एक तो मैंने बताया आपको कॉलोनियल माइंडसेट है, एरोगेंस है कॉलोनियल। दूसरी बात ये कि ये आपने देखा कई सालों के बाद इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ठीक बात, बीच बीच में ऐसा नहीं है, नहीं होता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक नैरेटिव चला था कि पार्टीशन के बाद, अरे ये इतना है, यहाँ तरह तरह के लोग, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतना ये सब होता है, ये कोलैप्स हो जाएगा, इंडिया विल कोलैप्स, खत्म हो जाएगा, बाल्कनाइज हो जाएगा, बाल्कनाइज हो जाएगा, कुछ नहीं है इसका, कोई भविष्य नहीं है। बदल गई ना स्थिति, दिखा दिया दुनिया को हमने कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप कन्वेंशनल यार्डस्टिक जिसे प्रोग्रेस का या मॉडर्नाइजेशन का कहते हैं, वो हमें समय लगा, वो भी हमारी मजबूरी थी। अब आप इतने करोड़ों लोगों की आपकी आबादी, एक एम्पावरिश्ड आप नेशन है, आप आज़ाद हुए हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? ना आप कम्युनिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, ना आप कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों में बेस्ट जो हमारे सामने विकल्प था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमने बड़ी रिसोर्सेज जो थी अपने गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल में रखी, और बाकी जो था कंज्यूमर इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। सालों साल ही चला। इस पर डिबेट हो सकती है कि 10 साल हमें ज़्यादा लगे खुलने में या 5 साल कम लगे, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव, एक सही जब समय आया, जब हमने खोली अपने देश की इकोनॉमी और जहाँ से इमेज में फिर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई, तब तक हमने बहुत ही सॉलिड फाउंडेशंस बना रखी थी। अगर आपने 25 साल पहले या 30 साल पहले विदेशियों के लिए छोड़ दिया होता फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, तो आपको 100% फॉरेन ऑन कंपनीज मिलती यहाँ पे। जब हमने छोड़ा, जब हमने खोला अपने देश को, उससे तब हमें हमारा जो अपनी देश की इंडियन जो टाटास, बिरलास एंड गोदरेज एंड दुनिया भर के लोग जो थे वो यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो वो सब जो बाहर से आए, वो उन्होंने हमें 100% जो है ऑनरशिप नहीं ले ली, बल्कि उन्हें एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार मिला यहाँ पे, और हमारी पार्टिसिपेशन हुई उसके अंदर। तो ये एक अपने आप में बहस है कि हमें 5 साल पहले खोलनी चाहिए थी या पहले दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए था। इतिहास की जब चर्चा होती है, या तो अनुभवों की होती है या सवालों की होती है। अब देश की तरक्की है, नहीं, मैं उस पर एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरा सवाल, मेरी बात पूरी इकोनॉमी पे ले गए बात नहीं, मैं इकोनॉमी पे नहीं ले गया, क्योंकि इकोनॉमी और इकोनॉमिक जो हमारी इमेज है, जो प्रॉस्पेरिटी, आज हम फास्टेस्ट इकोनॉमी को इनकैश कर रहे हैं, नहीं इमर्जिंग इकोनॉमी, इससे देश की इमेज बदलती है। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। ये जब होना शुरू हुआ तो देश की इमेज भी बदलनी शुरू हुई। जब हमारे यहाँ आईटी रेवोल्यूशन आया तो हमारे देश की इमेज बदलनी शुरू हुई। आपको एक किस्सा सुनाओ, हंसेंगे इसके ऊपर। एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च में वेट करते हुए हम बैठे हुए थे, तो एक वेस्टर्न कोई यूरोपियन था, तो उससे पूछा आप इंडियन हैं? तो बोला हाँ।
कहते देखिए मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू फिक्स इट। मैंने कहा आपको कैसे लगा? कहता नहीं, इंडिया तो एवरीबडी जो सारा जो हिंदुस्तान है वो तो आईटी में इतना एक्सपर्ट है, तो मुझे लगा शायद आप भी मेरा लैपटॉप फिक्स कर देंगे। ये इमेज से लिंक कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमी के इतिहास नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे इमेज बदलती है। तो ये इमेज बदलती जा रही है, तो सालों आज भी हमको स्नेक चार्मर कहा जा रहा है। स्नेक चार्मर कहा नहीं जा रहा, सेलेक्टिवली। ये एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की ईगो हर्ट हुई, उसको ये नहीं पता कि ज़रूरी नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री या जो होस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सवाल लेता है। पुतिन और शीपिंग अभी आए, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी और चले गए। वहाँ तो किसी ने सवाल किए नहीं, किसी ने पूछे नहीं, तो वहाँ तो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने ड्रैगन नहीं बना के नचाना दिखाना शुरू कर दिया। समझे आप? तो आप सेलेक्टिवली पिक कर लेते हैं। दिस लेडी, उसकी, मैं बार बार कहता हूँ, उसकी पर्सनल ईगो हर्ट हुई है और उसने इस बात पर आएंगे, हमारे सेकंड पार्ट है उस डिस्कशन का। ठीक है। तो ये स्नेक चार्मर आपके क्या? हिसाब से पॉइंट निकल कर आया कि ये सेलेक्टिवली हमें टारगेट करने का प्रयास है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा के दौरान बीच में जब आपने एक इनपुट देना उचित समझा, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम किसी और की थॉट प्रोसेस को लेते हैं। I completely agree with और you. इसमें एक लाइन और मैं ऐड करूं मैम, मैं कंसेप्चुअली बताऊंगी। हाँ प्लीज उसको आप बताइएगा। और आज भी डिबेट अगर इस बात पर हो रही है कि विदेशी मीडिया ने हमारे बारे में क्या लिया, क्या हमारा ईगो इतना शैलो है क्या कि हम किसी भी बात पर मतलब ओ माय गॉड ये हमको क्या बोल दिया, मतलब ये वैसी पर्सनैलिटी दिखाता है कि यार हम अपने ऊपर इतना कम कॉन्फिडेंस क्यों रख पा रहे हैं। एक तो अपने यहाँ जो तरह तरह के विचारों को एक स्पेस मिली हुई है, मंच मिला हुआ है, तो विचार विशेष के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी अपने देश में जिनको मौका मिल जाता है कि डेड इकोनॉमी बोला तो भाई बहुत अच्छी बात है, वो उसको प्रमोट करते हैं एज ए नरेटिव। किसी का पॉलिटिकल एजेंडा सिद्ध हो जाता है उससे। और तो अंकित आपको याद होगा जब चंद्रयान हमने लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, तो एक कार्टून आया था जिसमें वो एक गांव के व्यक्ति को भैंस लेकर के, लठ लेकर के वो खड़ा है एंड ही इज नॉकिंग द डोर्स ऑफ दिस एलीट क्लब। तो इसे मैं बताती हूँ क्योंकि मैं खुद एक बहुत छोटी सी जगह से आती हूँ, मैं वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ी हूँ, मैं हिंदी माध्यम में पढ़ी हूँ। तो आप जब सर से चर्चा कर रहे थे तो जिस बात को कह रहे थे ना, मैं सिक्के के दो पहलू आपको बताना चाहती हूँ। पहला पहलू तो ये कि हमने हमेशा अपनी मानसिकता में उस औपनिवेशवाद को बैठा लिया जो ब्रिटिशर्स आ करके हमारे यहाँ बो करके गए थे। तो हमारे लिए यही कारण है कि जो फेयर एंड लवली इतने वर्षों तक अपने बाजार में बिकी है, उसके पीछे का कारण ये है कि ये हमारी मानसिकता है कि ब्राउन होते हुए भी हमने अपने रंग को नहीं, हमने गोरे रंग को तरजीह दी। मे बी बिकॉज ऑफ द पावर दैट दे हैड, इट वाज एसोसिएटेड विद देयर स्किन कलर एज वेल। दूसरी चीज ये है कि कैनफ्रेडी वॉल्स अंतरराष्ट्रीय संबंध में 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस पढ़ाते हैं, बहुत फेमस रियलिस्ट हैं। और कौटिल्य को भी यहाँ कोट करूंगी। जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको ये इंटरवेंशंस आते हैं कि जब हमें किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी इंसिडेंट को, इवेंट को, किसी भी चीज को समझना हो, हम 3 लेवल पे देखें। यूनिट, दैट यूनिट कुड बी यू एंड आई। स्टेट लेवल, एक राष्ट्र के स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सब जानते हैं, हम औपनिवेशवाद के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, हम रेसिज्म के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, पूरे जब हम डिप्लोमेटिक इतिहास को देखते हैं विश्व के, तो समझ में आता है कि इसकी क्या भूमिका रही और शक्ति से कैसे जुड़े रहे हैं। यहाँ फिर पश्चिम के देश आ जाते हैं, अभी उस पर नहीं जाऊंगी डिटेल्स में। अब हम राष्ट्र के स्तर पर चलते हैं, तो हमने जो अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया, या कोई भी जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशनल कंट्रीज है उसमें, जैसे भारत है, इटली है, अब चीन को देख लीजिए आप, तो अपनी अपनी कौन सी सांस्कृतिक विरासतों को हमें आगे बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर, छवि कैसे, इस पर मैं नेहरू जी के कंटेक्स्ट में गई थी। और तीसरा, अपने मानसिकता के स्तर पर। तो मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। अब आप राजस्थान से आते हैं, मेरा ससुराल राजस्थान का है, तो मैं यदि पोशाक पहन के, कांच की चूड़ियां पहनकर जैसे हम रहते हैं, और इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, यदि मैं पहुंचूं तो एक हमारे अंदर छवि है कि यदि किसी ने वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रखे हैं, महिला ने, बाल बहुत सलीके से कटे हुए हैं। आपने जो पोशाक की बात कही, अभी नेतन्याहू से जब मुलाकात पीएम मोदी की हुई थी, तो उन्होंने भारतीय परिधान में एक जैकेट डाल ली थी, और उन्होंने ये बात बोली कि मैं आज आपके परिधान में हूँ, इंडियन ड्रेस में हूँ, ताकि एक सिग्नेचर है ये बात। ये देखना बड़ा सुखद है कि अब जैसे डेनमार्क की पीएम ने रिमार्क किया कि कोई भारत को मिडिल पावर नहीं मान सकता है, भारत एक विश्व शक्ति है। जिस नॉर्वे की हम बात करें, पत्रकार की बात करें, कार्टून की बात करें, उन्हीं नॉर्वे के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि भाई भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है और भारत की जो आर्थिक शक्ति है
और कूटनीतिक शक्ति उसका लोहा पूरा विश्व मानता है। ये स्टेटमेंट भी आया कल। हम सिलेक्टिवली पिक करते हैं इस तरह के जो नैरेटिव्स बनने आते हैं। मतलब तो ये हमको अपोजिशन देता है सोचने के लिए कि सोचो ये तुम्हारे बारे में। ये हमारी मानसिकता में डीपली रूटेड है कि यदि मैं किसी वर्ग विशेष, मतलब यदि आपको इलिटिस्ट या इंटेलेक्चुअल कहलाना है तो आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, आपको 4 अंग्रेजी ऑथर्स के नाम पता होने चाहिए जिनको आप कोट कर सको। मैं जब डिप्लोमेसी पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि हम अभी तक रियलिज्म के सबसे एंशिएंट रियलिस्ट यथार्थवादी किसको बताते हैं? थ्यूसिडाइडस को बताते हैं। मैं बोलती हूँ कि नहीं, वो कौटिल्य थे, अर्थशास्त्र लिखी उन्होंने। तो दुनिया के सबसे पुराने जो रियलिस्ट्स हैं उनमें कौटिल्य आते हैं, उनमें सुनजू आते हैं जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी। तो हम अपनी जो ये एशियन पहचान है, भारतीय पहचान है, इससे हम भागने का प्रयास करते हैं। और हमें ये कहीं ना कहीं है साइकोलॉजिकली कि इंटेलेक्चुअल होने के लिए, एक इलीट दिखने के लिए, परिधान से लेकर के और भाषा तक, वो एक जो विदेशी हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है ना, हम उससे अभी तक अपने आप को, अब ये शुरू हुआ है। ठीक है। अब नई जनरेशन को मैं देखती हूँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं, इनफैक्ट लोकल डायलेक्ट में बात करना, मैं अब देखती हूँ कि बच्चे ऐसे भागते नहीं हैं। बहुत सही है। अंशु जी, आई एम सॉरी, ये जो एलिटिज्म की बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत माइनॉरिटी हो गई है। हमारी सिविल सर्विसेज जो देश को चला रही हैं, 1979 के बाद से रेवोल्यूशनरी चेंज आया इसके अंदर। इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, भाषाओं में इम्तहान होते हैं। और आर्म फोर्सेस की तरह, आर्म फोर्सेस में भी पहले आर्म फोर्सेस के बच्चे ही आर्म फोर्सेस में जाया करते थे, और आईएएस और आईपीएस में भी उन्हीं के बच्चे आया करते थे। आप 79 की स्कीम के बाद अगर आप देखें, 80 के बाद जन्मी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, जब जेएनयू पढ़ने आई ना, मैं अपना तो अंग्रेजी में लेक्चर्स होते थे। मैं अपना व्यक्तिगत ही बता रहा हूँ आपको कि 79 की स्कीम के बाद ये जो एलिटिज्म है ना, ये कोने में चली गई है और हैंडफुल ऑफ देम रह गए हैं। अब पूरे, अगर आप एक सर्वे करवा के देखिए, आपको हर क्षेत्र से, हर रीजन से, हर भाषा बोलने वाला टॉप पोजीशंस पे बैठा हुआ मिलेगा। जरूरी नहीं है अंग्रेजी अब हैंडीकैप नहीं रह गई है। मैं यही बात मैं भी कह रही हूँ, पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा ना सर, उसमें मुझे हिंदी भाषी और हिंदी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की वजह से ये मेरा और मेरे बहुत मित्रों का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो ये अब धीरे-धीरे बदल रहा है। जेएनयू थोड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एलिटिस्ट अपने आप को मानती है, या जो भी है, जैसा भी कहिए आपसे। मैं खुद जेएनयू का एलयू बनाया हूँ। इट्स नॉट अबाउट जेएनयू। मैं भी जेएनयू का एलयू बनाया हूँ, और मैंने भी हिंदी और उसी मीडियम से पढ़ा हूँ, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ के गया था। और मैंने किसी सेंट थॉमस या मैंने भी बिल्कुल वहाँ से नहीं किया। यकीन मानिए, अपने आप में देखिए, 2 जनरेशंस बात कर रही हैं। आप 80s के बाद की बात कर रही हैं, आप उससे पहले की बात कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसीलिए बात ऐड कर रहे हैं। इसीलिए अंकित, जब इस तरह की जब डिबेट होती है, जिससे मैं बचना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं उस जनरेशन में रह चुका हूँ, तो मुझे इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं सर, हम इसको डिबेट में बदल ही नहीं रहे। क्या है ना सर, व्यक्तिगत अनुभव सबके होते हैं, अलग अलग जगह से आने वाले, अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवों को कुछ इस तरह से सुना जाए कि इन्होंने वो दौर भी देखा है, उन्होंने भी देखा है। मैंने वो दौर देखा है, दौर से दौर बदलते हुए देखे हैं। ओके। और इंडिया की इमेज बदलती हुई देखी है। और अभी जो ऑफ एंड ऑन, कभी वेस्टेड इंटरेस्ट में या किसी भी वजह से जो बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उसे आप एक यूं भी समझ के देखिए कि आउट ऑफ जेलेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि देश बढ़ कैसे रहा है आगे, जिसे तो 70 साल पहले टूट टाट के बिखर जाना चाहिए था, और ये चैलेंज कैसे कर रहा है। ये हमारी, मतलब इन्हें वे चैलेंज कर रहे हैं ना, ग्लोबल ऑर्डर जो कुछ लोग चलाना चाहते हैं, उस ग्लोबल ऑर्डर को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, और हम उसे इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, तो वो हजम नहीं हो रहा है। तो अब मौका मिलेगा तो इमेज बिगाड़ो। बट ये मुझे लगता है कि ये जो इशू है ना, विद ड्यू परमिशन, अभी जो नॉर्वे वाला है, इसको वी कुड हैव इजीली इग्नोर्ड। सर, मैं अपनी ऑडियंस को ना, आपने जो बात बोली, इसी को ऐड करते हुए एक पॉइंट, क्योंकि मैं कुछ पॉइंटर्स निकाल के लेकर आया हूं, सो दैट आपको मैं इस चीज़ के साथ एनरिच कर सकूं। पॉइंट नंबर 1, जिस नॉर्वे की आबादी लगभग 54 लाख के आसपास है, उस नॉर्वे की आधी आबादी से ज़्यादा लोग, लगभग 30 लाख लोग, हमारे देश में स्टेम एजुकेशन, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ के हर साल पास होकर बाहर निकलते हैं। आप गर्व करिए एक और बात का कि हमारे देश में लगभग 54,000 कॉलेजेस हैं और 1,000 से ज़्यादा PhD ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं।
नॉर्वे में कुल 7 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं। अगेन 54 लाख लोगों का एक देश जो दुनिया को पत्रकारिता में नंबर 1 होने का ज्ञान देता है। उसके साथ मैं आपको एक फैक्ट और ऐड करता हूं, हमारे देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं हैं। देश के जो टॉप अखबार हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 30 लाख प्रतिदिन से है। 30 ऐसे हमारे देश में अखबार हैं जिनके लगभग 2.5 लाख पेजेस, 2.5 लाख कॉपीज पर डे छपती हैं। जिस अखबार की बात पर आज आप और हम डिस्कशन सुन रहे हैं, ये अखबार पूरा कुल मिलाकर 2.5 लाख प्रतियां निकाल और बेच पाता है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमारे देश में और उनमें कितने बड़े अंतर का आप दिखाई देंगे। साथ में ये देश किसी ना किसी एक संस्कृति के वाहक हैं। हमारा देश विविधताओं का वाहक है। 22 से अधिक भाषाएं हमारे देश में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं। 22 भाषाएं शेड्यूल 8 में रिकॉग्नाइज हैं। डायलेक्ट्स तो पूछे नहीं, डायलेक्ट्स तो पूछिए ही नहीं। साथ ही साथ जिस हम व्हाइट सुप्रीमेसी और इन सब की बात करते हैं, हमारे देश में पीपल ऑफ कलर्स हैं। आप डिफरेंट एरियाज में आप कलर्स के साथ लोगों को देख सकते हैं। इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 139 में से 38 पे पायदान पर चलकर आया है। हमारे देश ने तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं। 12 साल में हम 11वें पायदान से इकोनॉमी में 4th पायदान तक पहुंचे हैं। गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे गेस्ट से रिमार्क लेते हैं आखिर में चलते हुए, कोई भी 5 बिंदु जिस पे भारतीयों को गौरवान्वित होना चाहिए। ये मेरा सर चैनल का नाम है मेरे का, अंकित इंस्पायर्स इंडिया, और उसका तर्क यही है कि ये दुनिया में जितना भी चल रहा है, हमारे पास गौरवान्वित होने के लिए बहुत से कारण हैं। कुछ मैंने गिनाए, आप अगर ऐड कर पाए तो कुछ ऐड करिए कि गर्व करिए कि हम भारतीय हैं। नो, गर्व करिए ना। डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी देखिए ना। आपने डाइवर्सिटी की बात करी, इतनी स्टेट्स है। मैं तो एक यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट से मिला था एक बार, तो वो कहने लगा यार आप 29 स्टेट्स और ये यूनियन टेरिटरीज, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं। हमें तो सालों साल हो गए यूरोपियन यूनियन को खड़ा कर रहे हैं और अभी भी हम एक दूसरे से उलझते रहते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कल्चरल हेरिटेज, सिविलाइजेशनल हमारा जो इतिहास है वो हमारी वो है, और ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म, इन दोनों को एक साथ लेकर इसकी फाइन ब्लेंडिंग करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को भी रख रहे हैं। आपको मिलेगी, आप हनुमान मंदिर चले जाएं, आपको जीन्स और टॉप पहनी हुई लड़कियां मिलेगी, लेकिन हाथ में उन्हें न्यूली मैरिड है, चूड़ा पहना हुआ है उन्होंने। तो ये जो आपका मॉडर्निज्म और ट्रेडिशन, इन दोनों को साथ साथ लेके चलना, ये हमारी है। और फिर प्योर इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, तो आज की तारीख में हम स्पेस, मेडिसिन, इन सब जितने भी न्यूक्लियर पावर जिसको लेके ईरान अमेरिका जंग किए, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर, इन सब में जो है हमारा हाथ बहुत मजबूत है। आपने एक जब वो बता रहे थे हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज और ये सब है, यूएसए और यूके का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर इंडियन डॉक्टर्स वहां से वापस आ जाए। इंक्लूडिंग नॉर्वे सर, उसका भी नॉर्वे मेडिसिन तो मैं सिस्टम जिसने ये टिप्पणी की है उसका नॉर्वे तो मैं गिनता ही नहीं, किसी नॉर्वे किसी गिनती में नहीं है। ठीक बात। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, कहीं भी आप चले जाएं, आपको इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन नर्सेज मिलेंगी। और आज वो सब एन ब्लॉक डिसाइड कर लें कि हम छोड़ के जा रहे हैं, कोलैप्स हो जाएगा वहाँ, पहले ही बुरी हालत में है। बहुत बढ़िया। तो ये है आपका कि आपकी जो टैलेंट है, आपका जो पूल है, एजुकेटेड, इनोवेटिव, जो हर तरह से आगे बढ़ने की वो रखता है। और इकोनॉमी तो है ही है, वो तो हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसमें लिमिटेशंस भी आती हैं, इसमें बीच में उतार चढ़ाव भी आएंगे। हम चौथी इकोनॉमी बने, फिर छठी हो गए, कल को फिर तीसरी भी हो सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है। तो वहाँ पे भी हमारे चैलेंजेस हैं फिर, लेकिन डिबेट उधर दूसरी तरफ चली जाएगी कि पर कैपिटा और जीडीपी और ये सब, वो सब अपनी अपनी जगह है। तो कुल मिला के हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, ऑल फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में हमारी जो पकड़ है, और डिस्पाइट हमने एनपीटी साइन नहीं करी, उसके बावजूद हम न्यूक्लियर पावर बने। और आज की तारीख में एक इंडिया ही है जिसको मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर विदाउट साइनिंग एनपीटी माना जाता है। और ये रियलाइजेशन भी धीरे 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 हुई। सैंक्शंस हटी, फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में हमें एडमिट किया गया, और फिर हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हो रही है आज की तारीख में। तो स्ट्रेंथ्स हमारी बहुत हैं। एक हमारी जो ताकत है, वो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जो ताकत है कि हमारे पास काफ़ी बड़ा टैलेंट पूल है और ये सब है। तो वो थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि पॉपुलेशन हमारी इतनी है कि
हमारे पास जो पॉपुलेशन को आई मीन जैसे आपने बोला नॉर्वे, स्वीडन, ये सब इनको फीड करने के लिए या इनको मैनेज करने के लिए ये हमारी एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है। तो जाहिर है कि हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो वी हैव एवरी रीज़न टू बी अ प्राउड इंडियन आज की तारीख में। और मैं बता भी देता हूँ कि अब इंडियंस की इमेज आप जाके देखिए बाहर बदल चुकी है। और ये जितनी भी आपकी इंडेक्सेशन और ये जितनी भी आपकी वो ये करती है ना ऑर्गेनाइजेशंस, ये वेस्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे बायस पे, क्योंकि अगला पार्ट मेरा वही है। सीबी जॉर्ज साहब का जो आपने जो लाइन बोली ना, वो बिल्कुल नॉर्वे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि दुनिया की 1/6 आबादी हम रखते हैं, लेकिन दुनिया की 1/6 प्रॉब्लम्स के कारण हम नहीं हैं। गर्व हो कि हम भारतीय हैं। मैम, आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप एज एन प्रोफेसर जब बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो क्या आपकी नज़र में गौरव के ऐसे कारण हैं जो हमारे भारतीयों को इसलिए धारण करने चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ों के बाद भी मानसिकता गुलामी की लंबे समय से चली आई है। आज तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड हैं, ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड हैं, सर्वाइव आज भी करते हैं। फिर चाहे प्रशासनिक सेवाएं हों, फिर चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, हम इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नई ऐड भी करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत कुछ है, जैसे सर ने अभी बताया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पॉइंटर्स में दिया। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे 5 पॉइंट दीजिए सो दैट पीपल कैन इंस्पायर विद देयर व्यूज कि हाँ। मुझे बहुत गर्व होता है, और यदि मुझसे ईश्वर पूछे अगले जन्म में कहाँ पर पैदा होना चाहती हो, तो मैं बिना किसी शंका के उत्तर दूंगी कि मुझे अगले जन्म में भी भारत में ही पैदा होना है। इसके कारण है, हम न्यूक्लियर पावर्ड नेशन हैं, लेकिन इतने जिम्मेदार कि कभी किसी देश पर हमने हमला नहीं किया, अपने न्यूक्लियर पावर से किसी को धमकाया नहीं हमने। हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो आधार स्तंभ है वो पंचशील है, वसुधैव कुटुंबकम है। वो कहाँ से आते हैं? पूरी वसुधा को एक परिवार मानने की कहीं ना कहीं जो हमारी शक्ति है, उसका जो दर्शन है, जिसके बलबूते जब कोविड ने घेरा था पूरी दुनिया को, तो हमने 150 देशों को होम ग्रोन वैक्सीन्स अपने भेजे थे। और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, आप योग ले लो, आयुर्वेद ले लो, अपनी पुरानी जितनी सांस्कृतिक शक्तियों को ले लो, परफॉर्मिंग आर्ट्स को ले लो, अलग अलग भाषाओं के साहित्य को ले लो, ये गर्व करने के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखो कि यदि आधुनिक समय में आकर के देखते हो, तो अपनी टेक्निकल एजुकेशन को देखो, मेडिकल एजुकेशन को देखो, लिबरल साइंसेज में एजुकेशन को देखो, सोशल साइंसेज में हमारी रिसर्च और एजुकेशन को देखो, पूरी दुनिया में इसका परचम लहराता है। अच्छा, पूरी दुनिया की जो यूथ जनरेशन है या जेनजी जनरेशन है, उसका 22% भारत के पास है। तो एक बहुत बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स है अपने पास, और जितने तरह तरह के संस्थान हैं, उसको जिस तरह से भारतीय मूल्यों से जोड़ करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो 700 बिलियन का हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व है, तभी तो इतना एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन हमने समय पर देखो सोलर अलायंस को शुरू कर दिया था, बायोफ्यूल अलायंस की हमने स्थापना कर दी थी, आगे बढ़ते चले, तो उसके बलबूते हम बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमी को, अपनी एनर्जी की सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब G20 की प्रेसिडेंसी थी ना अंकित, तो हम वो देश हैं जिसने अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर G20 से जोड़ के उसे डेमोक्रेटाइज किया। तो जो लोकतंत्रीकरण की हमारी भावना है, वो एक भारतीय में होती है, हर एक भारतीय में होती है। तो अपने आप पर गर्व करने के लिए जिस तरह की हमारी विरासत रही है, जिस तरह का हमारा वर्तमान है, और दोनों को मिलाकर के जिस तरह से हम अपने लिए और दुनिया के लिए भविष्य रच रहे हैं, वो गर्व करने के लिए पर्याप्त। निश्चित ही मैम, आपकी बात और सर ने जो बातें बोली, उन सब से कुछ ना कुछ ऑडियंस ने निकाल ही लिया होगा, और किसी ना किसी सब तरह से आपके पास भी कोई कारण होंगे। इन सब के बावजूद जो लास्ट में मैं अपना रिमार्क एक रख रहा हूँ, और वो ये, हमारे साथ में जितना हमारा ईगो शैलो हो रखा है कि नहीं कोई बोल देगा तो हम बुरा मान जाएंगे, हम भारतीयों को वास्तविकता में एक और आत्ममंथन करना चाहिए। और वो आत्ममंथन ये कि हम समाज के बीच में जब हैं, और या भारत के बाहर कहीं हैं, तो हम भारत को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भारत के द्वारा ये दुनिया को संस्कृति, जब हम बात करते हैं कि हम सांस्कृतिक विरासत हैं, तो हम अपनी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन केवल एक राजदूत से होते हुए ही ना देखें। आप सब भारत के राजदूत हैं। अगर ये समझ करके भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ग्लोबल इमेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ये ना हो कि भारतीय बाहर जाएं तो वो इस खुलेपन के साथ कि हमारे देश में तो कभी चुम्बन और आलिंगन खुले में नहीं हो पाता, चलो यहाँ कर लेते हैं, बड़ा यहाँ का कॉमन नॉर्म्स है। नहीं, वहाँ के लोग आपको आज भी भारतीय समझकर ही मिल रहे हैं। आपके लिए हर चीज़ जो भी संस्थागत रूप से देश की पहचान के रूप में जुड़ी है, प्रयास करें कि आपके सिविक सेंस भारतीय होने का लोगों में गौरव पहुंचाएं। आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, बड़े आपके साथ सम्मानित हों, और छोटे आपसे प्यार पाएं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।